आप सभी का स्टडी विथ ऋषु क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का भारतीय भवन पब्लिकेशन का भौतिकी का चैप्टर 2 का लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। कर रहा है प्रश्न क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा में जो परिवर्तन होता है अर्थात मुड़ने की क्रिया को ही क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तन कहता है। कहने का मतलब है कि एक माध्यम, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें दिशा परिवर्तन होता है। यही परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, बोल रहा है प्रश्न में 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के 2 उपयोग को बताए। ठीक है, तो देखिए दोनों उपयोग कौन कौन है। तो दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के 2 उपयोग निम्नलिखित है। पहला उपयोग कह रहा है कि पानी में रखा हुआ सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना, प्रतीत होना, पानी की सतह पर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, ये क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 उपयोग हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि प्रकाश की किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचे। अब 1 नंबर में क्या कर रहा है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो चलिए 1 का उत्तर देखते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस चित्र में देखिएगा कि ये विरल माध्यम, ये माध्यम हमारा क्या है, विरल है, और ये माध्यम क्या है, सघन माध्यम। यहाँ पे देख रहे हैं तो प्रकाश की किरण आ रही है, लेकिन ये क्या हो रहा है, सघन माध्यम में इसको सीधा जाना चाहिए, सीधा आगे बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन ये सीधा नहीं जाता है और क्या होता है, थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो विरल से सघन में जाने पर क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। फिर बी नंबर का आंसर कह रहा है कि जब किरण सघन में आता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो तब वह अभिलंब से क्या होती है, दूर जाती है। देखिए सघन माध्यम से यहाँ प्रकाश की किरणें आ रही है और इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, अभिलंब से ये कहाँ चला जाए, दूर जा रहा है। तो आप समझ गए कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है। ठीक है, कैसे प्रवेश करती है, तिरछे। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी। तो हम देखते हैं, प्रश्न बोला है हवा में चलती हुई प्रकाश की किरण, पहला माध्यम क्या हो गया, हवा में चलती हुई प्रकाश की किरण एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है। तो यह माध्यम बदल गया, हवा से कहाँ चला गया, जल में। तो हवा हो गया विरल माध्यम और जल क्या होगा, सघन माध्यम। तो क्या होगा, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि जल हवा की अपेक्षा क्या है, सघन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5 प्रश्न कर रहा है कि कांच की एक आयताकार सिल्ली पट्टी में अपवर्तन के 2 किरणों का नामांकित चित्र बनाए। तो देखिए हम यहाँ एक क्या कर लेते हैं, एक कांच का सिल्ली ले लेते हैं। ठीक है, आयताकार सिल्ली बोला है। ठीक है, अब यहाँ से पी से एक आपतित किरण आती है और यहाँ अभिलंब डाल दिया गया है। तो देखिएगा ये माध्यम हमारा क्या हो गया, हवा, यानी कि वायु माध्यम, विरल से कहाँ आया, सघन। तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुका। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अब इसको ऊपर वाले को छोड़ दीजिए। अभी ये माध्यम कौन सा हो जा रहा है, कांच, जो कि क्या है, सघन माध्यम। फिर कांच से कहाँ जा रहा है, हवा में जा रहा है। ठीक है, तो कांच से हवा में जा रहा है, कांच हो गया सघन, सघन से विरल में जा रहा है। तो क्या अभिलंब से दूर, हैं कि अभिलंब दिया गया, इस अभिलंब से देखिए क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आयताकार कांच की सिल्ली के पट्टी रख करके कि विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की तरफ और सघन से विरल में जाने पर क्या होगा, अभिलंब से दूर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों। तो इसके जवाब में दिया हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण पानी में रखा हुआ जो सिक्का होता है कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि
प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला नियम क्या कह रहा है। पहला नियम कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम कह रहा है कि किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो गया? म्यू एक नियतांक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि स्नेल के नियम को लिखकर समझाएं। ठीक है, तो कह रहा है किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? म्यू एक नियतांक। इसी को क्या कहता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या कहता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया है? 2.42 है। इस कथन का क्या अर्थ है? तो इसका संकेत दिया गया है कि प्रकाश हीरे में निर्वात यानी कि शून्य की अपेक्षा 2.42 गुनी धीमी चाल से चलती है, यानी कि ये 2.42 गुना अधिक चाल चलता है किस में? निर्वात में। और हीरे में इसकी चाल प्रकाश कितना है? 2.42 हीरे की अपेक्षा क्या होती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण पुंज पानी पर तैरते तारपीन की परत पर आपतित होती है यदि वायु तारपीन पानी के अपवर्तनांक दिए हुए क्रम से कितना? 1 दिया हुआ है किसका? वायु का 1.00, तारपीन का दिया है 1.47 और पानी का दिया हुआ कितना? 1.3। तो समझाएं कि किरण पुंज किस प्रकार वायु से तारपीन या फिर तारपीन से पानी में जाती है। तो यहाँ रिलेट करेंगे हम कि यहाँ देखिए हम ये क्या ले लेते हैं कि वायु यहाँ विरल माध्यम ले लेते हैं कितना? वायु का अपवर्तनांक 1.00 दिया है। इससे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है? तारपीन का 1.42। ठीक है, फिर इससे कम क्या है? पानी का 1.33। तो हम क्या करते हैं? ये प्रकाश को गुजारते हैं किससे? विरल माध्यम से किस में? सघन माध्यम में, तारपीन के तेल में। तो क्या होगा? ये विलंब की तरफ झुकेगा, विलंब की तरफ झुक गया। फिर अभी सघन है और पानी तारपीन के तेल की अपेक्षा क्या है? अत्यधिक सघन है पानी से। तो पानी इसके लिए कौन सा माध्यम हो गया? विरल। तो सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा? विलंब से दूर हटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रश्न में कह रहा है कि आपको एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टी दी गई है। उनकी सतहों को बिना छुए आप उनमें अंतर कैसे बताएंगे? तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अगर हमें एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस और एक कांच की वृत्ताकार पट्टियाँ दी जाती है, उसको बिना छुए निम्नलिखित विधियों द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जांच सकते हैं। तो क्या है जांच का? तो इसके लिए सभी को बारी बारी से क्या करना होगा? किताब की छपी हुई एक पृष्ठ के सामने ले जाएंगे, यानी कि एक बार उत्तल लेंस को, फिर अवतल लेंस को और कांच की वृत्ताकार पट्टी को किसी भी किताब पे छपे हुए अक्षर के नज़दीक ले जाएंगे। अब ए नंबर नियम क्या कर रहा है? यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से क्या दिखाई देने लगेगा? बड़ा दिखाई देने लगेगा। क्या? अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देने लगा तो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। 2 नंबर बी नंबर देखिए, यदि छापे अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा? वृत्ताकार पट्टी हो जाएगा। यदि छापे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देने लगेगा तो क्या हो जाएगा? वो अवतल लेंस हो जाएगा। यानी कि बड़ा दिखाई देगा तो उत्तल, छोटा दिखाई देगा तो अवतल, और अपने ही बराबर के साइज का दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा? वृत्ताकार पट्टी का होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में 11 प्रश्न के साथ। अगले 12 से लेकर के आगे के प्रश्न को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।